ज़्यादातर बिगिनर्स का यहाँ पर एक सवाल रहता है कि सर अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। खैर हमारे भारतीय शेयर बाजार के अंदर करीब करीब 5,000 जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं। अब उनमें से अच्छी कंपनीज को कैसे ढूंढें, अच्छे शेयर्स को कैसे ढूंढें, ये सवाल ज़्यादातर बिगिनर्स के दिमाग के अंदर रहता ही है। और काफ़ी सारे लोग इस बारे में पूछते रहते हैं कि सर अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढें, इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो बस मैं आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा कि आप लोग अच्छे अच्छे स्टॉक्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर आधे घंटे या 1 घंटे का या कोई भी आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट जितना यहाँ पर बेसिक्स एनालिसिस करके भी आप कंपनी अच्छी है या बुरी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, अब सारी ही चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ में। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ टिकट ऐप का। और हाँ, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैं टिकट ऐप की एप्लीकेशन की मदद से स्टॉक्स की एनालिसिस कैसे की जाती है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो चलते सीधे हम लोग हमारी स्क्रीन की और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो आप अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आपको सिंपली प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है टिकट ऐप पी। तो यहाँ पर आप टिकट ऐप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर टिकट ऐप इसका नाम है। तो सिंपली से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर गूगल आईडी से, अपने जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक करना है और जो कोई भी कंपनी का आपको स्टॉक का एनालिसिस करना है बस उसे सिंपली से यहाँ पर सर्च कर देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर रिलायंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सीधे ही देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर ही रिलायंस इंडस्ट्री आ चुकी है। तो मैंने वहाँ पर क्लिक करा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा रहेगा और सबसे पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिखा हुआ है। तो उसके नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है वो उसका कोड होता है, उसका NSE वाला जो नाम होता है वो नीचे लिखा हुआ आता है। तो उस कोड से थ्रू अगर आपके ब्रोकर के अंदर, ब्रोकर के एप्लीकेशन के अंदर आपको सर्च करना है उस स्टॉक को, तो आपको बस यही वाला कोड वाला जो नेम होता है वो आपको लिखना रहता है। तो अगर आप उस वाले नाम को लिखोगे तो डायरेक्टली वो कंपनी का स्टॉक आ जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो लिखी होती है वो सेक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री एनर्जी के सेक्टर से आती है। उसके बाद में यहाँ पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कंपनी की साइज़ लिखी होती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना है, कंपनी कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। तो मेनली यहाँ पर कंपनियाँ 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और अगर हम लोग थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर देखें तो कंपनियाँ 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है और चौथा होता है माइक्रो कैप। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की होती है तो उन्हें जनरली लार्ज कैप बोला जाता है। फिर वहाँ पर 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच की मार्केट कैप की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उन्हें जनरली मिड कैप बोला जाता है। और 10,000 करोड़ या उससे नीचे की कम की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनियाँ होती हैं तो उन सभी को स्मॉल कैप कंपनियाँ बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग चौथे हिस्से की बात करी जाए तो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से भी कम है वैसी कंपनी को यहाँ पर जनरली माइक्रो कैप बोला जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे मेनली जो कंपनीज है उनकी कैटेगरी हो गई उनकी साइज वाइज। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है लो रिस्क, हाई रिस्क या मिड रिस्क। तो कितना रिस्क है, रिस्क का मतलब यहाँ पर ये कि भाई स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस एवरीडे देखने को मिलती है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर रिस्क लिखा हुआ होता है। जैसे आप रिस्क पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई निफ्टी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। निफ्टी 50 जो कि हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर भारत देश की टॉप की 50 कंपनियाँ आती हैं, तो उस इंडेक्स की जितनी वॉलेटिलिटी है उसके साथ में यहाँ पर अलग अलग कंपनीज की यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखाई जाती है। तो निफ्टी के कंपैरिजन के अंदर अगर ये कंपनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो यहाँ पर हाई रिस्क लिखा जाता है, अगर कंपनियाँ कम वॉलेटाइल होती है तो यहाँ पर लो रिस्क लिखा जाता है। इन जनरल लार्ज कैप कंपनियाँ जो होती है वो लो वॉलेटाइल होती है यानी कि लो रिस्की होती है। लेकिन जो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनियाँ होती है वो हाईली रिस्की होती है क्योंकि उनके स्टॉक प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो भी इसका स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा होता है वो लिखा हुआ होता है, उसके अंदर आज के दिन के अंदर कितना चेंजेस हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा होता है। और अगर आप एक दिन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डे का हाई, डे का लो लिखा हुआ होता है, डे का रिटर्न भी यहाँ पर लिखा होता है। और आपके सामने इस तरीके से इसका पूरा का पूरा चार्ट भी खुल जाएगा। अगर आप 1 वीक के ऊपर क्लिक करोगे तो एक हफ्ते के अंदर स्टॉक का प्राइस कहाँ कहाँ गया है वो सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हो। अगर 1 महीने का आप क्लिक करोगे तो 1 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस कहाँ कहाँ गया है, कितना रिटर्न दिया है इन इंडिया वो पता चल जाएगा। 1 साल को क्लिक करोगे तो आपको 1 साल का पता चल जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर 5 साल और मैक्स टू मैक्स और ये सब कुछ देख सकते हो। और आखिर के अंदर SIP का भी ऑप्शन दिया है कि अगर आपने आज से 5 साल पहले इस कंपनी के अंदर SIP शुरू करी होती तो आज आपका यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहता और इसके ऊपर आपका रिटर्न कितना रहता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है और इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी वजह से मैंने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करा है आप लोगों को वीडियो बनाकर सिखाने के लिए। उसके बाद में हम लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्कोर कार्ड लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली स्कोर कार्ड के अंदर 6-7 अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर कवर करा जाता है और ये बेसिकली टिकट ऐप जो एप्लीकेशन है वो खुद से इस स्कोर कार्ड को बनाती है। तो इसके अंदर जो कोई भी कंपनी है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ होता है परफॉर्मेंस, उसके बाद में वैल्यूएशन, उसके बाद में ग्रोथ,
फिर उसके बाद के अंदर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी लिखी हुई होती है, एंट्री पॉइंट लिखा होता है और रेड फ्लैग लिखा होता है। तो यहाँ पर 6 चीज़ों को कवर करा जाता है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर परफॉर्मेंस की बात करिए तो परफॉर्मेंस उस चीज़ के ऊपर देखा जाता है कि भाई स्टॉक के प्राइस के अंदर कितने चेंजेस हुए, स्टॉक ने कितना रिटर्न हुआ है दिया है, तो वो यहाँ पर एक तरीके का परफॉर्मेंस हो जाता है। उसके बाद में वैल्यूएशन की बात करिए तो भाई कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी का जो पीई पीबी है, तो उसके हिसाब से उसको तैयार किया जाता है कि भाई ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर नॉर्मल वैल्यूएशन के ऊपर है। अब वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो 100 करोड़ की है, लेकिन कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है, कंपनी नुकसानकारी है, तो उसका पीई पीबी माइनस के अंदर रहेगा। तो अगर उसका पीई माइनस के अंदर, इसका मतलब कि कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है। और अगर लॉस मेकिंग कंपनी को भी अगर अच्छे खासे शेयर के दाम है तो इसका मतलब कि वो ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या नहीं, वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो भी इंडिकेटर उसके बाजू के अंदर लिखा गया है, एवरेज, हाई, लो, तो इससे हमें पता चल जाता है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर वैल्यूएशन हाई बता रहे हैं। अगर हम लोग ग्रोथ की बात कीजिए तो ग्रोथ को लो दिखा रहे हैं। अभी ग्रोथ के अंदर कैसा होता है कि भाई जिस तरीके से कंपनियां ग्रो करती है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका ग्रोथ तय किया जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट निकाल कर ला रही है, तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इसको दिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई दिखा रहा है। एंट्री पॉइंट यानी कि इस शेयर के अंदर क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी ये लोग अपना थोड़ा बहुत रफली यहाँ पर अनुमान लगा देते हैं। यहाँ पर एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज दिखा रहा है और रेड फ्लैग लो दिखा रहा है। रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी के ऊपर कोई डेट है या नहीं है, कंपनी किसी स्कैम वगैरह के अंदर तो नहीं फंसी हुई है। तो थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ों को ये कवर कर लेता है। तो हमें इस वाले जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय या ज़्यादा मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें इससे रफली का अंदाजा लग जाता है कि कंपनी कैसी है, तो इससे आपको जानने में आसानी रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं की मैट्रिक्स। तो की मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर कवर करी जाती है, पीई रेशियो, पीबी रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। तो पहले मैं आपको दोनों के दोनों रेशियो सिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको डिविडेंड यील्ड क्या होती है वो भी समझा देता हूँ। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट यहाँ पर बनाकर ला रही है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। अगर पी रेशियो 30 से कम है तो मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, अच्छी चीज़ है। और जो भी पी रेशियो होता है आपको उसके सेक्टर के पी के साथ में कंपेयर कर लेना है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, तो वो भी जितना कम रहता है उतना ही अच्छा होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब वो क्या होता है कि भाई कंपनी यहाँ पर शेयर कितना परसेंट का यहाँ पर ईयरली उनकी डिविडेंड यील्ड है। मतलब कि अगर आपने किसी भी शेयर के अंदर निवेश करा है तो एक साल के दौरान यहाँ पर कंपनी उसके ऊपर कितने रुपए का डिविडेंड निकालती है, तो उस परसेंटेज को यहाँ पर डिविडेंड यील्ड बोला जाता है। तो डिविडेंड यील्ड के जो परसेंटेज है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस एंड जो डिविडेंड का यहाँ पर जितने भी रुपये का डिविडेंड निकाला जाता है वो दोनों चीज़ों के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा होता है सेक्टर का पीबी, सेक्टर का पीई और यहाँ पर सेक्टर का डिविडेंड यील्ड। तो हमें क्या होता है कि कंपनी के पीई पीबी को और कंपनी के डिविडेंड यील्ड को सेक्टर के साथ में कंपेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का जो पीई है वो 25 का है, लेकिन यहाँ पर सेक्टर का पीई जो है वो 17 का है। मतलब कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो अपने सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर ओवर वैल्यूड हमें नजर आ रही है। अगर पीबी रेशियो की बात की जाए तो इसका सेक्टर का पीबी जो है वो 1.56 का है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का पीबी जो है वो 2 का है। तो मतलब कि स्लाइटली यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी बुक वैल्यू भी हाई है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इस सेक्टर के अंदर रफली 1.28% की डिविडेंड यील्ड रहती है, लेकिन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री की यील्ड जो है डिविडेंड यील्ड है वो 0.36% है, तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी कम है। फिर यहाँ पर फॉरकास्ट एंड रेटिंग लिखा होता है। तो फॉरकास्ट एंड रेटिंग के अंदर यहाँ पर जो टिकट ऐप है वो अपनी ओर से खुद से ही बता देता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी कैसी अच्छी है या बुरी है, लेकिन हमें इसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो हमें एप्लीकेशंस वगैरह होती है, वेबसाइट वगैरह होती है, तो वो जो हमें इंडिकेटर देती है वो हमें सीखने के लिए और समझने के लिए होते हैं। हमें उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें कंपनी के यहाँ पर की मैट्रिक्स को और उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझना चाहिए हम लोग। और यहाँ पर नीचे आ जाता है पीयर्स कंपेरिजन। तो आप लोग यहाँ पर पीयर कंपेरिजन के अंदर अलग अलग कंपनीज के पी पीबी और ईयरली रिटर्न के साथ में आपकी कंपनी को कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये कंपनी कैसी है और इस सेक्टर के अंदर काम करने वाली दूसरी कंपनी यहाँ पर कैसी है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो भी इसी सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल उसका जो पी है वो करीब 13 का है और पिछले एक साल के अंदर उसने 30% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम लिखा गया है। भारतीय पेट्रोलियम का पी यहाँ पर 35 का है, पिछले एक साल के अंदर 6% का रिटर्न दिया है। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए तो इसका पी माइनस के अंदर है, मतलब कि कंपनी लॉस मेकिंग है। पिछले एक साल के अंदर इन्होंने 11% का रिटर्न दिया है। तो इसी तरीके से आप दूसरे अलग अलग कंपनीज के साथ में इसे कंपेयर कर सकते हो। उसके नीचे फाइनेंशियल ट्रेंड लिखा होता है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड के अंदर हमें बेसिकली पता चल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है और वो फाइनेंशियली कैसा कुछ कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2020, 21, 22 और 2023 यहाँ पर पिछले 4 सालों का यहाँ पर फाइनेंशियल डेटा दिया गया है। यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये जितना भी ग्रीन है ये सारा का सारा प्रॉफिट है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर वो सारा का सारा यहाँ पर है रेवेन्यू। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो जितना भी डेटा है ये सारा रेवेन्यू है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर यहाँ पर इनके रेवेन्यू के अंदर 5% की ग्रोथ हुई थी, वही प्रॉफिट यहाँ पर इनका नेगेटिव था। वहीं पर 2021 के अंदर इनके रेवेन्यू के अंदर 17% जितनी 17% जितना यहाँ पर माइनस हुआ था, प्रॉफिट 24% से इंक्रीज हो गया था। वही फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो 41% से इंक्रीज हुआ था, वही प्रॉफिट 23% से इंक्रीज हुआ था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर यहाँ पर इनका रेवेन्यू 24% से ग्रो हुआ था और प्रॉफिट यहाँ पर 9% से ग्रो हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो आपको इसे बेसिकली रफली पता चल जाता है कि कंपनी कैसा कर रही है, इसके ग्रोथ इसके अंदर किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो आप बेसिक सी चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है होल्डिंग ट्रेंड, मतलब कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आपको इस पैटर्न को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई इस कंपनी के अंदर किसका कितना स्टेक है। जो कंपनी के प्रमोटर है, जो कंपनी के ऑनर है, जो कंपनी के मालिक है, जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया, उसे खड़ा किया है, तो उन लोगों के पास में इस कंपनी का कितना हिस्सा है, जिसके रिटेल निवेशकों के पास में इस कंपनी का कितना हिस्सा है, यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर कितना हिस्सा है, अदर पार्टीज का यहाँ पर कितना हिस्सा है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका हिस्सा कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो उसके लिए हम लोग सी डिटेल्ड होल्डिंग्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेडी कंडीशन, मतलब कि पिछले 6 महीने के दौरान यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। लो प्लज्ड प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कि यहाँ पर जो प्रमोटर के स्टेक वगैरह प्लज नहीं करा गया है, मतलब इन लोगों ने यहाँ पर अपने शेयर्स वगैरह के अगेंस्ट के अंदर यहाँ पर कोई भी लोन वगैरह नहीं ले रखे। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का जो यहाँ पर ट्रेंड है वो भी दिखा रहा है कि इन द लास्ट 3 मंथ्स रिटेल होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेडी कंडीशन, मतलब कि पिछले 3 महीने के दौरान यहाँ पर जो रिटेल निवेशकों की जो इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है उसके अंदर कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला है। वहीं पर यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ लिखी गई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो भाई उन लोगों की भी होल्डिंग जो है वहाँ पर उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर 49% की यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक है, म्यूचुअल फंड का स्टेक 6.29% का है, वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 9.53% का है, वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 21.98% जितना स्टेक है, वही रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज का यहाँ पर 13% का स्टेक है। तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई इस कंपनी के अंदर कौन से लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किसके पास में कितना स्टेक है। उसके नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर जो भी अलग अलग लोग हैं उनके स्टेक के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है 1% से। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करिए तो इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसी के साथ साथ रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट स्टेबल सी है। तो हमें यहाँ से बेसिक अंदाजा लग जाता है कि भाई किसका कितना स्टेक है, किसकी होल्डिंग बढ़ रही है, किसकी होल्डिंग कम हो रही है। तो उससे हम लोग एक रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी पर कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, किस किस लोगों को कितना इंटरेस्ट है और कितने लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रिसेंट न्यूज़ वाला एक सेक्शन है, तो वहाँ पर से आप कंपनी की जितनी भी नई नई न्यूज़ वगैरह होती है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो अलग अलग जो मीडियाज़ है, अलग अलग जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उन लोगों की जो वेबसाइट वगैरह होती है उसके यहाँ पर लिंक्स वगैरह लगाई दी जाती है। तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर जाकर उसके बारे में रीडिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर रिसेंट इवेंट लिखा होता है, नीचे आप जाओगे तो सी ऑल इवेंट्स के ऊपर आपको जाना है। तो आप इवेंट्स को देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें पता चल जाएगी, जैसे डिविडेंड ट्रेंड का आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप नीचे कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर बात करोगे तो आपको बोनस, डीमर्जर, दूसरी ढेर सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कुछ होगी, यहाँ पर लीगल ऑर्डर्स कुछ होंगे, तो वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिविडेंड्स को समझते हैं। सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि भाई इंक्रीज डिविडेंड्स, तो ये पिछले लास्ट 5 सालों के अंदर यहाँ पर जो इनका डिविडेंड पे आउट है वो धीरे धीरे यहाँ पर सुधर रहा है, वो मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आप लोग अपकमिंग डिविडेंड भी देख सकते हो कि भाई किसी कंपनी के अंदर कुछ आने वाले टाइम के अंदर कोई डिविडेंड आने वाला होता है 1-2 महीने या 3-4 महीने के बाद में, तो वो भी यहाँ पर दिखा देता है। अगर पास्ट डिविडेंड्स की बात करें तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि भाई पिछले कौन से साल के अंदर, कौन से महीने की कौन सी तारीख के अंदर कितने रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर इन लोगों ने डिविडेंड निकाला था, तो आप उसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर हम लोग फिर से आ जाते हैं, तो फिर से यहाँ पर भी अगर कोई नई कॉर्पोरेट एक्शन आने वाली होती है तो वो भी हमें पता चल जाता है, और पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस को भी आप लोग यहाँ पर से समझ सकते हो। तो बस यही कुछ बेसिक सी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आपको कंपनी की यहाँ पर एनालिसिस जब भी आप करते हो तो आपको कंपनी के अंदर सबसे पहले ये ध्यान के अंदर रखना है कि भाई कंपनी कौन से सेक्टर से आती है, दूसरे नंबर पर कंपनी की साइज़ क्या है, तीसरे नंबर पर कंपनी के की मैट्रिक्स क्या है, भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, चौथे नंबर पर आपको कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल ट्रेड देखना है, पाँचवें नंबर पर आपको कंपनी को पीयर कंपनीज के साथ में कंपेयर करना है, छठे नंबर के ऊपर आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखनी है, और सातवें नंबर पर कंपनी की यहाँ पर जो भी डिविडेंड्स वगैरह है, कॉर्पोरेट एक्शंस है, तो उसको भी आपको एनालाइज करना है, जिसके आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी कैसे कुछ परफॉर्म कर रही है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आज की वीडियो के अंदर बतानी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।